तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मैथ एंड साइंस पर। ठीक है, आज अपने साइंस का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक होगा रक्त। रक्त या ब्लड। ठीक है, देखो रक्त होता क्या है। देखो, रक्त के बगैर अपने शरीर में कोई मतलब नहीं है, शरीर का कोई मतलब नहीं है। अगर खून ही नहीं होगा तो अपने शरीर क्या काम आएगा। ठीक है बनता कैसे है, रक्त में पाया क्या जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, उनका निर्माण कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का अध्ययन कहाँ किया जाता है, कौन से किस में किया जाता है, अध्ययन कहलाता क्या है, वो अपने पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है रक्त। ठीक है, मैं बात करूं रक्त की, तो रक्त का जो अध्ययन होता है, अध्ययन वो कहलाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी ये रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये हिम जो है हीमोग्लोबिन से बना है। हीमेटोलॉजी नाम किससे बना है, हीमोग्लोबिन से। ठीक है इसकी निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस कहलाती है, निर्माण की प्रक्रिया। दूसरी अपनी बात करें, निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो हीमोपोइसिस निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस कहलाती है। देखो रक्त क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। इसमें एक बात और बता दूं, उत्तकों का अध्ययन कहाँ कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। जो उत्तकों का अध्ययन होता है वो कहाँ होता है, हिस्टोलॉजी के अंदर। हिस्टोलॉजी के उत्तकों का अध्ययन कहाँ कहलाता है, हिस्टोलॉजी के अंदर कहलाता है। इसके अंदर ही एक बात और है, हिस्टोलॉजी के अंदर उत्तकों का अध्ययन होता है, और उत्तकों का जो टूटना, इसका क्या कहलाता है, टूटना निक्रोसिस कहलाता है। उत्तकों का टूटना क्या कहलाता है, निक्रोसिस कहलाता है। ठीक है अब कई बार अपने पास होता है उल्टी के साथ रक्त आता है, उल्टी के साथ रक्त का आना, उल्टी के साथ रक्त आता है। कई बार होता है ना, जब अपने को उल्टी आती है तो उल्टी के साथ रक्त आता है, तो उस उल्टी के साथ जो रक्त आता है उस रक्त को क्या कहते हैं, हीमेटमेसिस कहते हैं। हीमेटमेसिस, हीमेटमेसिस कहलाता है। उल्टी के अंदर जो रक्त आता है उसे क्या कहते हैं, हीमेटमेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान तो सभी को पता होना चाहिए, भी 7.5 होता है। क्या होता है, 7.5। अब अपने को बात आती है समझ में इतनी कि पीएच मान तो चल ठीक है, अब पीएच मान का मतलब क्या होता है, पीएच मान की खोज किसने की, तो इस पीएच मान की खोज किसने की, वो की थी सारेंसन ने। किसने की थी, सारेंसन। सारेंसन ने की थी ठीक है, अब देखो पीएच मान क्या होता है, एक
फुट्टा होता है उसमें उसने क्या किया, सारेंसन ने बीच के अंदर उदासीन दिखा दिया। इस प्रकार का कोई फुट्टा था, उसके अंदर यहाँ से लेकर 0 किया, यहाँ तक 14 हो गया और मध्य के अंदर क्या हो गया 7। ये जो 7 होता है वो उदासीन होता है, ये जो होता है वो अम्लीय होता है, ये जो होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो अपना जो पीएच मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है भी 7.5 होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पीएच मान कितना होता है 7.5। अब मतलब 7.5 यहाँ तक मान ले, 8 आ गया मान लो यहाँ, तो यहाँ तक यहाँ होता है 7.5। तो जो अपना रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब पीएच का मतलब क्या होता है, इस पी का मतलब क्या होता है और इस एच का मतलब क्या होता है, ये दोनों भी अपने को पता होना चाहिए। तो पोटेशियल होता है पी का मतलब। ठीक है, पीएच कंप्लीट का मतलब ये बता दूं, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये क्या करता है, H प्लस आयन की सांद्रता होता है, H आयन की सांद्रता होती है, H आयन की सांद्रता। H आयन की सांद्रता देता है, कौन देता है भी पीएच जो होता है वो पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है पीएच का नाम। और ये क्या करता है, H आयन की सांद्रता प्रदान करता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या होता है, रक्त का अध्ययन का होता है, हेमेटोलॉजी के अंदर होता है। निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस कहलाती है। यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। उत्तक का टूटना क्या कहलाता है, निक्रोसिस कहलाता है। उत्तकों का जो अध्ययन होता है, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है अध्ययन। उल्टी के साथ रक्त आना क्या कहलाता है, हेमेटमेसिस कहलाता है। अब बात आती है भी रक्त का पीएच कितना होता है, इसका पीएच मान 7.5 होता है। पीएच की मान की खोज किसने की थी, तो सारेंसन ने की थी। और पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है जिसमें H आयन की सांद्रता होती है। और ये होता है उसका 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 14 7 से आगे 14 तक क्षारीय प्रकृति का होता है, 0 से 7 तक अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अपना जो रक्त होता है वो उदासीन नहीं होता, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखिए। आगे देखिए क्या होता है, रक्त क्या होता है, यह बफर विलियन होता है। कैसा विलियन, बफर विलियन। ठीक है, अब बफर विलियन क्या होता है तो उसके बारे में देखिए। ऐसा विलियन जो अपने पीएच मान में परिवर्तन होने का विरोध करता है। कैसा विलियन, ऐसा विलियन जो अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है।
ऐसा विलयन जो अपने पीएच मान में परिवर्तन का क्या कहलाता है, विरोध करता है, कि भी अपने पीएच मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होने देता। कभी देखा है 7.6 हो जाए, 7.7 हो जाए, 7.4 हो जाए, नहीं 7.5 ही इसका पीएच मान रहता है। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं, जो अपने पीएच मान में कभी भी परिवर्तन नहीं करता। स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। स्वच्छ मेल में रक्त की मात्रा 5-6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर। और फीमेल के अंदर होती है 1/2 लीटर, मतलब आधा लीटर के आसपास होती है। ठीक है, आधा लीटर कम होती है इसके अंदर। ठीक है, 5-6 लीटर से आधा लीटर क्या होती है, कम होती है, 4.5 हो सकती है। ठीक है, या 5.5 हो सकती है, इस प्रकार। अपने वजन का, स्वच्छ व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने वजन का क्या कहता है, अपने वजन का 7 से 11% रक्त होना चाहिए। 7 से 11% रक्त होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। भी बफर विलियन होता है ऐसा विलियन जो अपने पीएच मान में परिवर्तन का कभी विरोध नहीं करता, ये सॉरी परिवर्तन का विरोध करता है। स्वच्छ व्यक्ति होता है, उसके अंदर क्या होता है, 5-6 लीटर रक्त होता है मात्रा। फीमेल के अंदर आधा लीटर उससे कम होती है। अपने वजन होता है, जैसे किसी का वजन है उसके अनुसार उसके अंदर 7 से 11% का रक्त होना जरूरी है। भी 7 से कम नहीं होना चाहिए, 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो खून गाढ़ा पड़ जाएगा, जमने लग जाएगा। इसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक की अत्यधिक परेशानी होती है। अब बात करें अपने रक्त का निर्माण। अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर। कहाँ होता है रक्त का निर्माण, अस्थि मज्जा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बोन मेरो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं। ठीक है, तो अस्थि मज्जा या बोन मेरो। ठीक है, अब जो अस्थि मज्जा होता है वो क्या कहता है, हड्डी के बीच वाला जो भाग होता है, अस्थि मज्जा होता है जो अपनी हड्डी होती है, जिसका ये हड्डी है, इस हड्डी के जो ये हड्डी है, इस हड्डी के बीच में जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, आगे का पार्ट देखिए। इतनी बात समझ में आ गई। रक्त क्या होता है, बफर विलियन होता है ऐसा विलियन जो अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है। शख्स व्यक्ति के अंदर, फीमेल के अंदर आधा लीटर कम होता है और मेल के अंदर क्या होता है, 5-6 लीटर इसकी मात्रा होती है। अपने वजन का 7 से 11% रक्त होना जरूरी होता है। रक्त का निर्माण का होता है अस्थि मज्जा बोन मेरो के अंदर, हड्डी के बीच वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। अब अपने बात करें रक्त के भाग की। भाग तो होते हैं इसके अंदर, कितने भाग होते हैं उसकी बात करें। रक्त प्लाज्मा और रुधिर कणिका होता है। क्या होता है, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, रुधिर कणिका। देखो इस
रुधिर कणिका का तो सीधा सा सैंपल सा है। एक होता है आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसे सफेद रक्त कणिकाएं कहते हैं, एक होता है प्लेटलेट्स 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 क्या होता है, जब अपने डेंगू बुखार आती है, मलेरिया आ जाती है, उसके बाद में प्लेटें कम होती है ना, उसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। ये कम होती है, ठीक है, ये कम होती है। देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का तरल भाग होता है, रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है। उसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग होता है, ठीक है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में रक्त में 55% क्या होता है, प्लाज्मा। रक्त में 55% होता है, ठीक है। रंग कैसा होता है, तो रंग होता है पीला। रंग क्या होता है, पीला। 90 से 92% पानी होता है प्लाज्मा में। 90 से 92% पानी प्लाज्मा में, ठीक है। 8 से 10% प्रोटीन होता है। इसी में होता है प्लाज्मा में। ठीक है, अब देखो प्रोटीन कौन से होते हैं प्लाज्मा में। 3 प्रोटीन होते हैं, कौन से होते हैं, तो प्रोटीन देखो, पहला प्रोटीन क्या होता है, पहला प्रोटीन होता है एल्बुमिन। दूसरा प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन। दूसरा प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन। तीसरा प्रोटीन होता है, तीसरा प्रोटीन होता है काइब्रिनोजन। काइब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन होते हैं। देखो प्रासरणीय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, क्या क्या करता है, प्रासरणीय क्रिया का नियंत्रण करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये ग्लोबुमिन क्या करता है, ये करता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास। और तीसरा क्या करता है, रक्त का थक्का बनाना। देखो तीनों, देखो प्रोटीन का क्या मतलब होता है। एल्बुमिन क्या होता है, प्रासरणीय क्रिया का नियंत्रण करता है। अगर अपने शरीर के अंदर कोई भी क्रिया होती है, कोई भी क्रिया होती है, अत्यधिक होने पर अपने शरीर को नुकसान होता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, इन क्रियाओं पर क्या करता है, वो नियंत्रण कर देता है, प्रतिबंध लगाता है भी, जितनी आवश्यकता है उतनी ही क्रिया करनी है। उसके बाद में ग्लोब्यूलिन क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र उत्तेजित करने वाला जो तंत्र होता है, रक्षा करने वाला जो तंत्र होता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे अपने शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। इसी प्रकार कोई न कोई ये प्रतिरक्षा तंत्र ही है, ठीक है। इसलिए वो प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करता है, विकास करता है। काइब्रिनोजन क्या कहता है,
फाइब्रिनोजन कहता है फिर मैं तो रक्त का थक्का बनाऊंगा। हाँ, अब देखो एक बात, किसी भी व्यक्ति की अगर शुगर होती है तो उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए वो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखता है, तभी वो फाइब्रिनोजन बना सकता है, ठीक है, तभी उसका रक्त का थक्का बढ़ता है। अपने चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में क्या होता है, रक्त का ऊपर यहाँ पपेट पपड़ी सी आ जाती है, थक्का जम जाता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, फाइब्रिनोजन के कारण होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।